नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास यह पढ़ाने वाले हैं। हिंदी जिस प्रकार किसी भी साहित्य का या किसी का भी इतिहास होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी इतिहास होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हिंदी किस प्रकार आई है, उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, उसके जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जो है उनका विभाजन है। उन विभाजनों पर उसमें किस प्रकार की, इन कालों में किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और इन परिस्थितियों की विशेषताएं क्या है, उसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है, या इस प्रकार के हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। हिंदी साहित्य का इतिहास यह जो है यह अनेक विद्वानों ने लिखने का प्रयास किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, मिश्र बंधु है। उन्होंने अपनी तरफ से हिंदी साहित्य के इतिहास को या उसका काल विभाजन किया है। तो हम पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन कर देखते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम भाग है आदिकाल, दूसरा भाग है भक्तिकाल, तीसरा भाग है रीतिकाल और चौथा भाग है आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा है यह कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताई है। तो आदिकाल की समय सीमा जो है वह 1050 से 1375 तक मानी जाती है, और इसे वीरगाथा काल यह भी नाम दिया है। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम इन कालों को दिए हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा है 1050 से 1375 तक। उसके बाद है भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और इस भक्तिकाल को और भक्तिकाल की जो समय सीमा है वह 1375 से 1700 तक मानी जाती है। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल कहा जाता है, और रीतिकाल की समय सीमा जो है वह 1700 से 1900 तक मानी जाती है। और उसके बाद है आधुनिक काल, जिसे हम गद्यकाल भी कहते हैं, और उसकी समय सीमा जो है वह 1900 से आज तक मानी जाती है। 1900 से आज तक या 1984 तक मानी जाती थी। इस प्रकार हिंदी साहित्य का विभाजन जो है वह हर एक विद्वानों ने अपने अपनी पद्धति से किया है, जिसमें प्रमुख नाम जो है वह आता है कि शिवसिंह सेगर, गारसाद तासी, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, विनोद, इस प्रकार के नाम जो है यह सामने आते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी है जो है, उन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा में अपना योगदान दिया है। गारसाद तासी जो है उन्होंने इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी इस ग्रंथ में उन्होंने समय सीमा यह बताई है कि यह जो काल विभाजन है वह कवियों के वर्गानुक्रमाण या उस युग में किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों का चित्रण, या कौन से कवि थे वहाँ पर उस समय, या उन्होंने रचनाकाल किस प्रकार किया है, इस प्रकार का जो लेखन है उसका चित्रण उन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी इस नामक ग्रंथ में किया है। उसके बाद जो है शिवसिंह सेगर, उन्होंने शिवसिंह सरोज इस ग्रंथ में छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ या कविता के उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने सभी कवियों का जन्मकाल, रचनाकाल आदि के बारे में इस ग्रंथ में चर्चा की है। उसके बाद है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा है। यह एक एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया हुआ ग्रंथ था, और इस ग्रंथ में उन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों के बारे में या लेखकों का कालक्रम जो है वह वर्गीकृत किया गया है। ग्रियर्सन ने एक स्पष्ट और सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया है, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना। सिर्फ उन्होंने इस द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इस ग्रंथ में सिर्फ हिंदी कवियों का ही वर्णन किया है, या उनके ही योगदान को इसमें चित्रित किया है। उसके बाद जो है
वे आते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है इनका उनका जो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, यह ग्रंथ जो है वह मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित था और इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया था। और इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया था, या उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। और इस प्रकार परवर्ती इतिहास लेखकों ने मिश्र बंधु विनोद से कच्ची सामग्री लेकर अपने ग्रंथ के लिए सामग्री भी जुटाई थी। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ जो है वह लिखा है। और उन्होंने इस ग्रंथ में स्वतंत्र पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा है और इस स्वतंत्र पुस्तक का रूप उन्होंने इसे दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित करता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वे कहते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वह वहाँ की जो जनता है उस जनता की साहित्य का प्रतिबिंबित चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी उन्होंने परिवर्तन होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए उन्होंने साहित्य परंपरा का सामंजस्य या हिंदी साहित्य का इतिहास, यह सामंजस्य जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की जो बात की है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में सर्वत्र इसी धारणा के अनुरूप प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए यह तत्कालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत की है या उन प्रवृत्तियों पर उन्होंने चर्चा की है। शुक्ल जी का जो दूसरा योगदान है, उन्होंने काल संबंध के बारे में लिखा है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने तथा ग्रियर्सन ने यद्यपि इस प्रकार के प्रयास किए थे परंतु वे प्रयास जो है वह अधिक सफल नहीं हुए हैं। और शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह जो है वे सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्ति संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी कि वे कहते हैं कि जिस प्रकार मिश्र बंधु विनोद या ग्रियर्सन ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का जो कालक्रम विभाजित किया है, उस विभाजन के आधार पर वे कहते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि इस खंड के भीतर क्या आता है उसका क्या नहीं आता, यह किसी वृत्ति संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल या आधुनिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल आदि प्रकार के नामकरण किए हैं। इस प्रकार आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है और उसकी समय सीमा 1050 से 1375 है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा जो है वह 1375 से 1700 तक है। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। और उसके बाद जो है वह आधुनिक काल है और आधुनिक इसे गद्यकाल भी कहा जाता है और उसकी समय सीमा जो है 1900 से आज तक मानी जाती है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है, उस काल विभाजन का स्पष्ट आधार भी है और विशेष ढंग की रचनाओं को उन्होंने अपनी इस प्रचुरता दिखाई पड़ती है और इसके कारण यह काल विभाजन जो है वह अलग माना जाता है। उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार भी उन्होंने किया है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ही ग्रहण किया है। शुक्ल जी का यह काल विभाजन जो है वह सरलता, स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय होता हुआ हमें दिखाई देता है और परवर्ती इतिहास लेखकों ने भी थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी आधार को बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल, यह जो नामकरण है वह
सबसे अधिक आपत्ति की गई, उस नामकरण पर सबसे अधिक आपत्ति की गई है। अन्यथा शेष कालों को जो का त्यों परवर्ती इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, लेकिन उनका जो वीरगाथा काल नाम जो है वह उस पर लेखकों ने आपत्ति की है, या उन्हें इस पर आपत्ति थी और इसीलिए उन्होंने इस वीरगाथा काल को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सिर्फ आदिकाल ही माना है। उसके बाद है रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में भी यह ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में भी उन्होंने हिंदी का जो कालखंड है हिंदी साहित्य का, उसको भी उन्होंने थोड़ा बहुत मतांतर उनके बारे में भी यहाँ पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वे शुक्ल जी का जो वीरगाथा काल है उसको वे चारण काल कहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे पहले के साहित्य के लिए उन्होंने संधि काल नाम देते थे, परंतु उन्होंने अपभ्रंश की सारी सामग्री हिंदी में समेट लिया है और इसीलिए वे स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। यानी कि उन्होंने वीर चारण काल और कवि के बारे में उन्होंने चर्चा की है। वर्मा जी जो है कवि हृदय थे। वर्मा जी जो है रामकुमार वर्मा वे कवि हृदय थे, अतः उन्होंने कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने अधिक सहृदयता का परिचय दिया है। अपनी सुबोधता, सरलता एवं शैली की कलात्मकता के कारण उनका यह जो है ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य जगत में को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है, किया है। वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है जो उन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी निम्न पुस्तकें प्रकाश में आई है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है उसमें भी काल विभाजन के बारे में चर्चा की है। और इस प्रकार उसके बाद जो है गणपति चंद्रगुप्त, उनका जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसके बारे में उसमें भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में काल विभाजन पर चर्चा की है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था वह इस प्रकार था। और उसके बाद जो है हिंदी साहित्य में जो आदिकाल में जो कवि आते हैं, भक्ति काल में कवि आते हैं, रीतिकाल में जो कवि आते हैं और आधुनिक काल में कवि जो आते हैं, या जो इस काल के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उन प्रवर्तकों को भी हमें यहाँ पर देखना है। और उन प्रवर्तकों ने पहले आदिकाल में अमीर खुसरो थे, उनकी जो पहेलियाँ थी वह बहुत ही अच्छी थी। एक थाल मोती से भरा, सिर पर औंधा धरा, उससे एक मोती न गिरे, इस प्रकार की उन्होंने जो कविताएं की थी या पहेलियाँ उनकी थी।